इस बात तो इतनी कहा सुनी हुई कि उस आर्टिफिशियल ब्रांच में कि वो जो है ना ये करने के पुलिस बुला लेंगे, बंद करा देंगे। मैं बुलाओ कुत्ते के बच्चे, पुलिस को बुलाओ, मैं तो लुटा बैठा, मैं डरता तुम्हारे से बिल्कुल भी। बोला अपने पैसे भरने तो भर दीजिए, वो कहने लगे मैं पैसे भर दूंगा 2,08,000 रुपये, आप रसीद बनाइए। बोला रसीद लीजिए आप बैंक वालों के पास। अच्छा बैंक के साथ हमारा डिस्प्यूट था, तू बैंक के पास क्यों भेज रहा है, अवार्ड तेरा भेजा है, तू पैसे क्यों, ये रसीद क्यों देता है इसकी, कि जर्डिक्शन की उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। हमें अच्छा ज्ञान हुआ अध्ययन करते करते पुस्तकों का। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। दिल्ली में बैंक से रिलेटेड फ्रॉड जो हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और उन पे कोई रोक नहीं है। आए दिन हमारे सामने कोई ना कोई ऐसा मामला आ जाता है जहां पर हम देख सकते हैं कि मासूम लोगों के साथ बैंक वाले जो हैं वो फ्रॉड करते हैं और उन पे कोई रोक नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आज आया है। जो बैंक का नाम है वो है द जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि दरियागंज में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग मौजूद है जिनके साथ एक ऐसा ही फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, एक बार उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या पूरा मामला था और उनके साथ क्या हुआ है। जी सर, आपका नाम? जय भगवान। तो सर आपकी उम्र कितनी है? 65 ईयर। तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ था पूरा मैटर? हाँ देखिए, हम तो अनजान थे इस बारे में। एक छोटी जड़ी बूटी की दुकान थी पाड़म गांव में मेरी। ये बैंक का जो डायरेक्टर था वो है खेम सिंह भाटी, वो हमारे एरिया में रहता है। उसके पास भी फेयर प्राइस शॉप थी, मेरे पास भी पहले फेयर प्राइस शॉप थी, जानकारी पुरानी थी। वो इसमें ब्रांच खुलवाई यहाँ पाड़म गांव में, इसमें पालम कॉलोनी में। और उसने घर घर जाके इन लोगों के साथ मिलकर कि भाई मेंबर बन जाओ, यहाँ बैंक की एक ब्रांच खुली है और इसमें जो है ना हम आपको छोटे ब्याज राशि वो रकम प्रतिशत पे आपको लोन दे देंगे और आप इस काम को अपने को उठाओ ऊपर। ये छोटे मोटे जड़ी बूटी हैं, क्या काम चलता है, ठीक है। हम मेंबर बन गए। इन्होंने हमें शेयर दे दिए 2। शेयर लेने के बाद क्या किया, इन्होंने एक 6 महीने का टाइम देकर फिर ये हमारे पास पूरा स्टाफ और ये खेम सिंह भाटी डायरेक्टर आई एडवोकेट है पद से अब फिलहाल, कि भैया आप ये जड़ी बूटी की दुकान छोटी ही क्या गुजारा चलेगा, आपके बच्चे इतने पढ़ रहे हैं बीए में कोई एमए में, तो आप इसको ऐसा करो डेवलप करने के लिए कोई आयुर्वेदिक की दवा बनाने का यूनिट लगाइए। तो मैंने कहा मैं तो बीएमएस नहीं हूँ, मैं इसको बेचूंगा कहाँ, मार्केट में जाते गिरफ्तार कर लेंगे मुझे। तो इन्होंने खुद एक वैद्य जो था बीएमएस डिग्री होल्डर, उसको लेकर आया और उसकी तो 10,000 रुपये तनख्वाह मेरे ऊपर डाल दी कि इसको 10,000 रुपये दे देना और ये आपकी दवाई बनाने का और इसके नाम से बेचने का आपको ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने आपको खुद ही एक तरह से एक बिजनेस आइडिया दिया? बिजनेस आइडिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद उन्होंने बना के दी कि इस तरह ये प्रोजेक्ट के हमने आपको जो पैसा देंगे उसको ऐसा रिफंड करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी 37 पेज की। उसके ऊपर इन्होंने लोन सैंक्शन किया 5 लाख रुपये। ठीक है, आपको मतलब पहले बोला गया कि आप ऐसे बिजनेस खोल लीजिए, हम लोन आपको दे देंगे। ठीक है, आपको 5 लाख रुपए का लोन उन्होंने सैंक्शन कर दिया। 6% ब्याज पर 5 लाख रुपए दे दिया। बोला था कि 6% रिटर्न में है बेटा मेरे पास है, हाँ लिख के दे दिया। इन्होंने 2 लाख रुपए उसी दिन 13/4/2000 को 2 गारंटरों के गवाही पे मुझे 1 लाख रुपया चेक 13/4/2000 का, एक दूसरा चेक 1 लाख वो 1/5/2000 का। हमने इंक्वायरी करते करते पता लगा उन पर चेक पर जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं वो आरबीआई का नहीं। मैंने इंक्वायरी की रिजर्व बैंक में जाके, बोला ये नंबर ये बैंक ही नहीं, हमारा नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है। ये बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर नहीं आता? आरबीआई के अंडर नहीं आता है ये। अच्छा, लोकपाल के गए रिजर्व बैंक के पास, वो कहने लगे हम शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को कंप्लेंट देते हैं, आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे, प्लीज़ जाइए आप। उन्होंने हमें भेज दिया। पुलिस क्या कहती है, भाई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर, हम इसका कोई एक्शन नहीं ले सकते। इधर दिल्ली सरकार बार बार फॉरवर्ड करी है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो कंप्लेंट कहाँ छुपती है उसका बात तो हमें पता ही नहीं लगा। मतलब आप हर जगह जा रहे थे कंप्लेंट्स के लिए, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं वो फॉरवर्ड करते हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाबार्ड वाले, राज्यपाल, सब उसको फॉरवर्ड करते हैं, उससे कोई जवाब मिला नहीं हमें। तो हम संतुष्ट कैसे बैठें? ऊपर वाले ने जान दे रखी है जो हम जिंदा हैं, इसका मुकाबला करने के लिए हमारे तो ताकत इतनी दे रखी है ऊपर वाले ने। कब तक, जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ, क्योंकि हमें लूटा है इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया, वो 2 गारंटर के नाम एक फर्जी रजिस्ट्रार ने अवार्ड कर दिया आर्बिट्रेशन में। वो हमारे पास आ गया कि 2 लाख रुपये आपने दिया, उसके ऊपर 18% आप इंटरेस्ट दे के और इस पर 2,08,000 रुपये भेज दिए। हम जब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्रांच में गए, मतलब ये कौन है भाई आर्बिट्रेटर जिसने अवार्ड किया है, हमने तो बुलाया नहीं, किसी नियुक्त कैसे हो गया ये? तो इन्होंने कहा ये तो हमने अवार्ड किया ही नहीं। मैं फिर ये रामनारायण शर्मा है कौन है? बोला इसका हमारे पास कोई वो नहीं है रिकॉर्ड। बोला आपने पैसे भरने तो भर दीजिए, वो कहने लगे
मैं पैसे भर दूंगा 2,08,000 रुपये, आप रसीद बनाइए। बोला रसीद लीजिए आप बैंक वालों के पास। अच्छा बैंक के साथ हमारा डिस्प्यूट होता है, तू बैंक के पास क्यों भेज रहा है, अवार्ड तेरा भेजा हुआ, तू पैसे क्यों, ये रसीद क्यों देता है इसकी। इस बात पे इतनी कहा सुनी हुई कि उस आर्टिफिशन ब्रांच में कि वो जो है ना ये करने के पुलिस बुला लेंगे, बंद करा देंगे। मैं बुलाओ कुत्ते के बच्चे, पुलिस को बुलाओ, मैं तो लुटा बैठा, मैं डरता तुम्हारे से बिल्कुल भी। इनकी जान निकल गई, चोर के पैर नहीं होते बेटा, कौन पुलिस बुलाएगा। और फिर इतना वक्ता बोलने वाला तेरे सामने बैठा है। अब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी तक चलते चलते इन्होंने क्या किया, अवार्ड हो गया दोनों गारंटर के नाम और मेरे नाम, बोरोर के नाम। इसके बाद क्या किया, पैसा ही रिकवरी कर नहीं सके क्योंकि इन्होंने रसीद दी नहीं, हमने पैसा भरा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये सरफेसी एक्ट 2002 सरकार ने पास कर दिया। इन्होंने एक बहाना मिल गया कि उसमें सम्मन नहीं करना पड़ता सरफेसी एक्ट में, किसी पार्टी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा करें तो सम्मन वो नहीं करता। हमें क्या पता कौन किसके यहाँ क्या कर रहा है। इधर से रिसीवर अपॉइंट हो गए, एक नोटिस आ गया कि आपके प्रॉपर्टी जो है ना ये जब्त कर रहे हैं हम, और ये रिसीवर अपॉइंट हो गए। प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है क्योंकि आपने लोन नहीं भरा। लोन नहीं भरा, हम जो है ना चलेगा अपने अपने रूटीन पर अपने चलते रहे, जैसे खाने पीने का अपना साधन जोड़ना था। इन्होंने हम गाड़ी गैर हाजिरी में, ये हमारी घरवाड़ी नीचे बैठी, इसके नाम वो प्रॉपर्टी है, हम गए थे अपनी ससुराल, इन्होंने पीछे से आकर साजिश तहत ताला तोड़ा, अंदर घुस गई, पुलिस भी साथ थी इनकी। और इन्होंने एक इन्वेंट्री लिस्ट ऐसी बनाई जिसमें आधा अधूरा सामान, जिसमें जेवरात, कैश और कुछ नहीं लिखा। और हमारे सर्टिफिकेट जो घर में बच्चे शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो कुछ भी नहीं लिखा, कीमती आइटम को लिखा ही नहीं। हमने कोर्ट से वो इन्वेंट्री लिस्ट मांगी, भाई ये तो गए थे कब्जा करने, इन्होंने को लिस्ट बनाई होगी क्या क्या सामान रखा हमारे में। जज ने हमें वो इनको कहेगा वो इन्वेंट्री लिस्ट दी, तो आधी अधूरी थी। मैंने फट वो जो ना एप्लीकेशन लगाई उसी सीएमएम को कि ये जो सामान हमारे घर में इसने नहीं लिखा वो तो रखा है, वो निकलवा दीजिए। उस सीएमएम तो हाँ कर 3 तारीख देता रहा हमें, तारीख पे तारीख। आखिर किस्मत हमारी जागी, उसके स्टाफ का कोई आदमी मर गया, वो निगम बोध, उसका संस्कार करने चला गया। उसी दिन सीएमएम श्री अग्रवाल जी, आलोक अग्रवाल जी की यहाँ सुनाई होगी, वहाँ जो ना उसने ज़बरदस्ती मेरी बात सुन के रिसीवर अपॉइंट कर दिया। जज ने वो एक नेक जज था जिसने कोई पैसा नहीं खा रखा था, उसने रिसीवर इनके बार बार करने के बाद रिसीवर अपॉइंट कर दिया। रिसीवर ने पूरी पोल खोद दी कि जहाँ ये सामान और जो रुपये रकम बता रहे हैं उस संदूक के ताड़े और ड्रेसिंग टेबल का जहाँ कैश रखा था वो गायब, कुंडे फटे हुए, सारा सामान तितर बितर पड़ा है। 165 फोटोग्राफ्स लिए, पूरा ये महकमा इनका था और पुलिस और हम, इनके पूरे फोटोग्राफ्स लिए और इनसे साइन, इन्वेंट्री लिस्ट बना के इनकी जो जो हालात थी वो बता के साइन करा के इनको एक लिस्ट की फोटो स्टेट कॉपी दे दी। अब सेमम वही बैठा था बेईमान, संजीव जैन, उसने तो सुनाई करनी ही नहीं थी क्योंकि ऑर्डर वो दे चुका है। अब हुकूमत के सामने बेटा हम सामना क्या करें। इधर हमने अपील कर दी इसके ऑर्डर की एसजे केएस मोही के यहाँ। केएस मोही को अंदर कमरे में ले जाकर, इसका वकील है राजेश रैना, उसने अंदर जाकर उसको पैसे वैसे देकर ये हमारी अपील डिसमिस करा दी। और एक लेडीज़ के हाथ वो बाहर ऑर्डर की कॉपी भेज दी कि जाओ इनको दे दो और कह दो इनको जाएं। हमें बड़ा दुख हुआ कि आज इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक आए पैदल चल के, और ये अपील कैंसिल होगी 1 साल के अंदर, हम कर जाएँ तो जाएँ कहाँ। अब चलते चलते ये हालात का मद्देनजर रखते बेटे सामना करते, और हम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास गए सीधे, मैं इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए, आप ये हैं कौन कि जर्डिक्शन की उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। हमें अच्छा ज्ञान हुआ अध्ययन करते करते पुस्तकों का, ये पढ़ा पूरा, अरे इसमें भी किसी जगह में इनका तो हक नहीं। आरबीआई, आपने जितनी भी किताबें पढ़ी कानून से रिलेटेड, उन सब में ये था कि आपकी कंप्लेंट कहीं डल ही नहीं सकती। इनकी ये कब्जा नहीं ले सकते हम, ये मतलब समझिए बेटा, हमारी कंप्लेंट तो डलेगी हर जगह, तो हम दे देंगे किसी को। लेकिन कारण क्या है, पुलिस ये कहती है भाई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अलग कानून है, उनकी कार्रवाई करना उनका काम है, हम इसमें कोई कर नहीं सकते। आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल वही हैंडल करेंगे। अब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव का बैंक की रिकवरी में इन्वॉल्वमेंट होने का कोई हुक्मनामा ही नहीं, की ताकत ही नहीं, शक्ति नहीं उनके पास। उन्हें मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कोई बैंक है। उनको पता है बेटा, वो सब पैसा खाते हैं। वह जैसे मैंने ये विजिलेंस रजिस्ट्रार का चर्चा की लेखराज का, 1 महीने तक उसने खूब पैसा ठहर जाके कह दिया मैं आपकी इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये फर्जी है क्या है। फिलहाल अभी हमने इनसे बात की और इनका कहना है कि बैंक का जो ये मामला है वो कुल 14 साल पुराना है। जी हाँ, दरअसल 14 साल पहले इन्होंने बैंक से लोन लिया था और वो लोन जब ये चुकाने लगे
तो इन्हें पता चला कि बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया है। इसके बाद इन्होंने लोन चुकाने से मना कर दिया, क्योंकि इनको जो इंटरेस्ट रेट बताया गया था वो उस हिसाब से नहीं मांग रहे थे। और साथ ही हम आपको बता दें, वो जो बैंक है वो नॉन स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है। इसका मतलब ये है कि वो बैंक जो है वो RBI के अंडर में नहीं आता। तो इन्होंने, बैंक वालों ने, जब ये घर पे नहीं थे अपने मौजूद, उन्होंने गैर मौजूदगी में इनका घर पूरा सील कर दिया लोन लेने के चक्कर में। और उसके बाद इनका जो है ज़्यादातर सामान उन्होंने जब्त कर लिया, लेकिन जो पेपर्स में है उन्होंने वो सामान नहीं लिखा जो उन्होंने जब्त किया था। इसके बाद इन्होंने जो है तब से ये इधर उधर जो है ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। इन्हें इनका जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक वापस नहीं मिली है बैंक द्वारा, और इनकी यही मांग है कि उस बैंक को जो है जल्द से जल्द बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि वो बैंक फ्रॉड है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बैंक ने जो इनकी प्रॉपर्टी सील की थी वो कुछ समय बाद उन्होंने बेच भी दी, वो भी इनसे बिना पूछे। इस पूरे मामले में हमें ये पता चलता है कि दिल्ली में ऐसे फ्रॉड बैंक कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उन्हें जो है उन पर रोक लगाने की सख्त ज़रूरत है। इसी पूरे मामले में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी कुछ मदद हो सके। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।